मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरी ब्लू बस यात्रा शुरू है। जैसे हमने देखा कि 4 ब्लू बस यात्राएं थी, तो इसमें से तीसरी ब्लू बस यात्रा अभी मध्य में है। यहाँ पर कालीकत से निकल करके बाबा और उनका दल जयपुर पहुंचा है, और जयपुर शहर का सुंदर वर्णन अब मनी की डायरी से हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने 7 रियलिटीज को डिटेल में देखा। कल हमारे केवल एक ही पन्ना, मेरे ख्याल से 2 ही पन्ने हम पढ़ पाए कल, क्योंकि 7 रियलिटीज का हर जो 7 रियलिटीज है ना, इसको एक बार फिर रिवाइज करते। पहली रियलिटी है रियल एग्जिस्टेंस, दूसरी है रियल लव, तीसरी है रियल सैक्रिफाइस, चौथी है रियल रिन्यूंसिएशन, पांचवी है रियल नॉलेज, छठवीं है रियल कंट्रोल, और सातवीं है रियल सरेंडरेंस। तो ये जो अद्भुत बाबा का मैसेज है, जो हमें मदद करता है आध्यात्मिकता को व्यवहार में लाने में, या प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का सार यही 7 रियलिटीज है, कि जिसके कारण हम हाउ टू लव गॉड, माय विश, रिपेंटेंस प्रेयर, ये सब का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये कल हमने देखा। आज अभी देखते हैं जयपुर सिटी का, शहर का और वर्णन, और सुंदर सुंदर हकीकतें और मस्तों के साथ बाबा ने कैसा कार्य किया, कहाँ कहाँ से कौन से मस्त को ढूंढ निकाला, ये सब आज देखेंगे। Tigers and monkeys and flies, oh my. It did not take us any time at all to fall in love with Jaipur, Mani recorded in her diary. मनी माई अपनी डायरी में कहती है कि जयपुर के प्रेम में पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं लगा, क्योंकि इतनी सुंदर शहर है। Jaipur of the dancing peacocks and black-faced monkeys, in picturesque gates and stately camels and elephants, in its forms and ruins, and fascinating houses, its pretty women and their artistic colorful costumes, its high time prowlers or harless, the tigers and foxes, its branching winter and polite people, and above all its happy atmosphere. She ended this lovely narrative with the parenthetical query, and flies. तो यहाँ सुंदर वर्णन चंद शब्दों में, कम से कम लेकिन सुंदर ऐप जिसको कहते हैं, यथा योग्य शब्दों में इतना सुंदर वर्णन मनीमाई ने किया है अपनी डायरी में। वो लिखती है कि जयपुर में क्या क्या है। वहाँ पर नाचने वाले मोर है, काले मुख के बंदर है, और एकदम चित्र जैसा मनोहर ऐसा उसके गेट्स है, मतलब एंट्रेंसेस होते हैं वहाँ पर, है ना। जैसा अहमदनगर में आपको पता है कि नहीं मालूम, दिल्ली गेट अभी भी है, तो इस प्रकार से उसके एकदम चित्रमय मनोहर गेट्स वहाँ पर है। और वहाँ के उसके शानदार भव्य हाथी, ऊंट, और उनकी सारी फौज, और खंडहर, खंडहर भी है महल के वहाँ पर, और वहाँ के बहुत ही मोहक आकर्षक घर, वहाँ की सुंदर सुंदर नारियाँ, और उनके आकर्षक और सुंदर सुंदर कपड़े, पहनावा जो है रंग बिरंगा होता है,
जैसे कि राजस्थान के है एकदम डार्क रंग में और चित्रकारी रहती है फूल पत्तियों की। तो अपने आकर्षक कपड़ों में वहाँ की सुंदर नारियाँ कलरफुल कपड़ों में रंग बिरंगे। और वहाँ पर रात को जो होता है प्रॉलर्स एंड हॉलर्स तो रात के वहाँ पर लुटेरे, प्रॉलर मतलब लुटेरे। तो डकैतियाँ बहुत होती थी राजस्थान में उस समय में, बहुत अधिक, अत्यधिक। तो लुटेरे और हाउलर मतलब क्योंकि जंगल है, बाघ है, हाथी है, सब कुछ है, तो वो गरजने वाले। सो रात में लुटेरे, गरजने वाले, वहाँ के बाघ, लोमड़ी, और उनके वहाँ की कड़ाके की ठंड और नम्र लोग, पोलाइट पीपल मनी ने लिखा है। शायद ये अब आज की तारीख में पोलाइटनेस नहीं होगा वहाँ पर, बल्कि वहाँ बहुत कड़वे होते हैं वो लोग। एनीवे, तो मनी ने लिखा है वहाँ के नम्र लोग, और सबसे परे वहाँ का सुंदर आनंददायी वातावरण। वो अपना ये वर्णन एक सुंदर प्यारे से संक्षेप में लिखती है अपनी विद द पैरेंथेशियल क्वेरी, मतलब एक क्षणिक, पैरेंथेशियल मतलब क्षणिक। तो वो आखिर में इतना सब सुंदर वर्णन करने के पश्चात अंत में मनीमाई एक ही शब्द लिखती, इनटू ब्रैकेट एंड फ्लाइट्स और क्वेश्चन मार्क। ये सब सुंदर सुहाना है। तो मक्खियां बहुत अत्यधिक है वहां पर, ये भी सुंदर है क्या करके वो क्वेश्चन मार्क की है। सुना आपने? अब आगे जाएंगे। ये जो जिंदा है, जितनी जिंदा दिल मनीमाई थी, तो उनका ये भी उसी तरह का रहता है। This was Margaret's first visit to Jaipur. She observed that the Pink City was aptly named, full of strange houses with tiny windows and grills for the ladies in Parda to peep through. Very, very attractive. तो मार्गारेट क्रास जो जैसे हम देखते हैं जयपुर शहर, बाबा और उनका दल पहली ब्लू बस टूर में भी गया था। अब ये दोबारा गए हैं, लेकिन पहली ब्लू बस यात्रा के दौरान मार्गारेट क्रास को वहां उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। हमने जैसे देखा है कि दूसरी यात्रा के अंत में मार्गारेट क्रास इस दल में शामिल हुई थी। तो जयपुर में मार्गारेट क्रास जो डांसर थी, बैले डांसर, उसकी ये पहली भेंट जयपुर को थी। तो वो लिखती है कि ये गुलाबी शहर जो है, जैसे कि एकदम सही नाम है गुलाबी शहर, तो वहाँ पर बहुत अद्भुत घर है, उनके छोटे छोटे झरोखे हैं, और वहाँ से देखने वाली औरतें हैं जो कि पर्दानशील औरतें होती है, और इन झरोखे से वो देखती हुई औरतें, ऐसा चित्र, ये सब बहुत ही आकर्षक है, ऐसा मार्गारेट क्रास ने लिखा है। आप लोग गए होंगे जयपुर, पता नहीं। तो वो समय था, हर घर को वहाँ पर गुलाबी रंग दिया जाता था। ये उस समय के एक लंबी कहानी है कि राजा की आज्ञा शायद थी, और उसकी आज्ञा से ये शुरू हो गया था। हर घर का रंग गुलाबी हुआ करता था, और इसकी वजह से सुंदर दिखता था सारा गुलाबी गुलाबी शहर। इसके लिए जब से हम पढ़े हैं कि हमको किताबों में भी बचपन में पढ़ाया जाता था कि जयपुर की खासियत मतलब गुलाबी रंग का शहर। She was also mesmerized when occasionally the weaving of a long piece of silky material, having been completed and needing to be dried, would be floated along the streets about shoulder height by runners holding the edges. आपको पता है वहाँ पर रंग रंग कपड़ों को रंगाना, ये वहाँ की खासियत है। और कई बार है ना, फूल पत्तियों के रंग दिए जाते हैं। वहाँ का जो रेशम है, और उसमें वो जो बांधनी वर्क किया जाता है, चित्रकारी की जाती है। तो जैसे ये कोई, वो बोलती है कि हम जब रास्ते से चलते थे तो एकदम मंत्रमुग्ध करने वाला एक माहौल होता था कभी कभी बीच में, ऐसा वो लिखती है। वो क्या, तो जो रेशम के कपड़े को रंग दिया है,
उसको सुखाने के लिए अचानक बीच में रास्ते से जा रहे हैं, हमारे ऊपर कपड़ा लहरा रहा है। कोई दो लोग, एक ने वहां से कपड़ा पकड़ा है, एक ने यहाँ से, और हवा में लहरा के उसको कपड़े का रंग सुखाते हैं। तो आप चल रहे हैं, आप अचानक आपके सर के ऊपर से ऐसा रेशम का रंगीन कपड़ा लहराता है, जिसको उन्होंने अभी अभी नीडिंग किया है, चित्रकारी की है, रंग दिया है। तो उसको वो हवा में इस तरह से सुखाते हैं, जो रास्ते में खड़े होके वो सुखाते, कभी भी आपके कंधे में भी वो लग सकता है। Margaret also recorded an experience that she had at the women's bungalow. तो One, मार्गारेट ने महिलाओं के बंगलों के पास जो अनुभव किया, एक प्रसंग उसको भी चितारा है। वो क्या है देखेंगे। on one side of the grounds surrounding the house was a tomb in which rested the bones of six plain Muslim saints. तो हमने पहले भी देखा कि जिस जगह पर महिलाओं का रहने का प्रबंध किया था, एक बहुत बड़ी हवेली हमें था, कि जिसके अंदर एक संत की समाधि थी। तो उसी का वर्णन उसने किया कि जहाँ हमारा रहने का ठिकाना बंगलो था, उसके अंदर ही कैंपस में, उसी ग्राउंड पर एक कोने में, एक साइड में एक छठवीं भूमिका का मुस्लिम संत था। तो उसकी अस्थियां वहां दफनाई गई थी। One day, Baba took me over to look at the strange small erection and explained that a strong emanation of love was still flowing from it. I, however, did not feel this. I think because of his presence, Baba's own emanation of love was so strong that one could be aware of no other. बहुत सुंदर घटना है कि जैसे देखो, पिछले जिसके भी कर्म है या जो है, जैसे कि हमने देखा कौन सी जगह पर, वो हैदराबाद में एक जगह पर बाबा गए, तो एक मुस्लिम की दरगाह में केवल 2 महिलाओं को बाबा लेकर गए थे, पूरे दल को नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते, ये संत की जो समाधि थी, उस समाधि पर बाबा एक दिन मार्गारेट क्रॉस को लेकर के गए, छोटे सा जो चौथरा रहता है, और बाबा ने कहा उसे कि तुम फील करो, अभी भी इस समाधि से प्रेम की हवा बहती नजर आती है। मतलब महसूस होता है, प्रेम बहता महसूस होता है, यहाँ से प्रेम आ रहा है बाहर, ऐसा प्रस्तुत हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है। इस प्रकार से अभी भी महसूस होता है, एक करंट आता है उसमें से प्रेम का। तो मार्गारेट कहती, बाबा ने मुझे कहा कि महसूस करो, लेकिन मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ। हो सकता है, वो कहती है, कि जब बाबा साथ में खड़े हैं तो उनका इतना प्रभाव है, उनके प्रेम का, इसमें दूसरा कुछ भी महसूस होना संभव नहीं है, कि बाबा के स्वयं का प्रेम का प्रभाव और करंट इतना अधिक है कि उसमें मुझे बाकी कुछ भी महसूस नहीं होता है। One day in early थैंक्स January, नीलम। Baba told the woman that there was no snakes in Rajputana, but plenty of tigers, camels, monkeys, peacocks, and flies. तो एक दिन जनवरी के शुरू में ही बाबा ने महिलाओं को बोला कि यहाँ पर सांप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसा देखते कि इसके पहले वो लोग सिलोन में, कालीकत में, हर जगह सांप के इतने सांप, वहाँ पर जो वेयंगुड़ा नाम की जगह है, सांप के डर के मारे वो घर के बाहर निकलते नहीं थे, याद है ना। तो इतने, जहाँ रहने का प्रबंध रुस्तुम जी बिलीमोरिया ने किया था, तो इतने सांप के डर के मारे वो वहाँ हैरान हो गए थे। तो यहाँ आते ही बाबा ने कहा, यहाँ सांप तो नहीं है, राजस्थान में, राजपूताना में सांप नहीं है, परंतु यहाँ बहुत सारे बाघ है, ऊंट है, बंदर है, मोर है, और मक्खियां भी है। अब मक्खियों की आगे कहानी सुनेंगे। They soon learned that he was dead serious when on January 10th, Mani recorded in her diary, Tiger is a man in a man's mile away from our house. That is the second time. तो ये जो बाघ के बारे में वो यहाँ पर लिखा है कि ये कितना अधिक गंभीर बात थी, इसको उन्होंने
10 जनवरी को तुरंत अनुभव आया। मनी अपनी डायरी में लिखती है, जहाँ पर वो रह रहे थे उससे केवल 1 मील की दूरी पर बाघ ने एक आदमी को खा डाला और ये दूसरी दफा हो रहा था। अब आज के माहौल में देखिए कैसा है कि जहाँ मुझे बाहर मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जो बिबट्या है, लियोपार्ड या तेंदुआ जिसे कहते हैं, उच्छाद लगाया है। यहाँ तक कि मेहराबाद में भी तेंदुओं को पाया गया। अहमदनगर और मेहराबाद और उसके आसपास के कोपरगांव, शिरडी, जुन्नर, पुणे, कई जगह पर आजकल में महाराष्ट्र स्टेट में अचानक से न जाने इतने सारे तेंदुए कहाँ से आ गए, उच्छाद लगाया है। कुछ छोटे बच्चे की जान गई है, किसी को घायल किया है, किसी का कुत्ता गया, किसी का जानवर गया, किसी की गाय गई। ये श्रुति संभल के रहना। जो ऊपर है ना ब्लिस वगैरह, जो क्या कंडोज है ना जहाँ फॉरेनर्स रहते हैं एमपीआर के सामने, तो वहाँ पर भी तेंदुओं को पाया गया था। 2-3 बार दर्शन दिया था उसने। बाद में ऐसा सुनने को आया कि उन्होंने पकड़ा है, अब अहमदनगर में भी पकड़ा है। तो ये हालत है। नासिक में, नागपुर में बिल्डिंग में जाके बैठ गया एनीवे तो यहाँ पर डर का माहौल है। आजकल कुछ इलाके में शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इसके लिए फॉरेस्ट वालों ने आजकल कई अभियान चलाया है, घोषणा करते हैं। उनके लोग आकर के ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कैसा हमला करता है, उसकी कद काठी की ऊंचाई तक के लोगों पर वो ज़्यादा हमला करता है, तो छोटे बच्चों को संभाल के रखो अकेले में। ऐसा चल रहा है आजकल, आप अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो। खैर, तो यहाँ पर मनी ने लिखा है, वो जहाँ रहते थे जयपुर में, तो वहीं पर जस्ट 1 मील की दूरी पर बाघ ने आदमी को खा डाला और ये कुछ सप्ताह में दूसरी बार ये घटना हुई थी। तो डर का माहौल था ही। अब इसके विषय में आगे इन लोगों ने क्या महसूस किया, पढ़ेंगे। Orders to lock लॉक in at 7 p.m. Mehra also recalled that Baba's order was for all the women to be out on the grounds and आउट ऑफ द out ऑफ grounds एंड ऑन करोगे ना तो पूरा मीनिंग of the बदल। grounds and on the veranda by 7 and settled for the night in their rooms by 8, as it was very dangerous to be outside any कंप्लीट दिस। later than that. तो यहाँ पर मेहरा माई का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। मेहरा माई कहती है, वो कहती है कि मुझे याद है कि बाबा ने आज्ञाएं दी थी सभी महिलाओं को कि 7 शाम को 7 के अंदर पूरा अंदर अपने आप को बंद कर देना है। उसी समय में ग्राउंड में, बाहर खुले में कोई नहीं रहेगा, अंदर आ जाना है घर के बरामदे में और वहाँ पर रात के लिए अपनी अपनी रूम में सेटल हो जाना है। 8 के पहले कोई भी उसके बाद बाहर वेंचर आउट नहीं करेगा। और क्योंकि बाहर बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, उसके बाद में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था। कभी भी बाघ उठा के तुमको ले जाएगा। Meanwhile, an old man who lived nearby regaled the men with gruesome tales of savage beasts. But when Chatti Baba hinted about the attacks, he, heard he heard about the attacks. He responded even more alarmingly, everyone will be butchered to pieces. After issuing the order, Baba added, I did not mind tigers, I mind fighting disciples. तो वहाँ पर रहने वाला जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने क्या किया, जो पुरुष मंडली वहाँ पर थे उनको ये जंगली पशुओं की ऐसी भीषण भीषण कहानियाँ वो बताता गया, जिससे वो लोग डर गए। तो उन दिनों का माहौल जो मेरे उम्र के लोग हैं, हम लोग का बचपन कैसे गुजरा पता है? जब कोई टीवी वगैरह नहीं था, लाइट नहीं हुआ करती थी, तो शाम के बाद में ऐसे ही अगर ट्यूशन के मास्टर है, कोई आने वाले हैं कि पिताजी के पास आते थे, उनमें से एक फ्रीडम फाइटर थे,
तो वो कैद की ब्रिटिश के ज़माने की सारी हकीकतें बताते थे। गोरे गुरुजी है, उनका बेटा अक्सर ज्वाइन करता है, आज ज्वाइन हुआ कि नहीं मालूम नहीं मुझे, दिलीप गोरे। तो गोरे गुरुजी है, वो हमें काफ़ी सारी अंग्रेज़ों की, फ्रीडम की कई कई पुरानी कहानियाँ बताते थे। एक ज़माना था कि चांदोबा नाम का मासिक आता था, मैगजीन, उनमें से हम बच्चे कहानियाँ पढ़ते थे और भूत ऊत की कहानियाँ बहुत चलती थी। तो उस ये माहौल होता था, शाम को बैठ के सब आपस में गप मारना और बातें करना और ये सारी चीज़ें करना। तो उसी प्रकार से वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति ये पुरुष लोगों को जंगली पशुओं की भीषण भीषण कहानियाँ बताता है। तब वहाँ पर चट्टी बाबा जो मस्त है छठवीं भूमिका का, जो बहुत ही मद्रास से है और वैसे तो बहुत जलाली है, लेकिन काफ़ी बार शांत रहता है। तो चट्टी बाबा ने जब ये जंगली पशुओं की भीषण कहानियां सुनी, तो फिर और उनके आक्रमण अटैक के बारे में उसने सुना, तो उसने और भी डरावनी बात की और उसने कहा कि सभी के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, सबको काटा जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में काटा जाएगा। और फिर बाबा ने आज्ञा ये दी और आज्ञा देने के पश्चात बाबा कहते हैं कि ये बाघ अगर खा जाएगा, या बाघ से मैं डरता नहीं, बाघ की मुझे, बाबा कहते हैं आई डोंट माइंड टाइगर्स, कि मुझे फिक्र नहीं, बाघ की फिक्र नहीं, बट बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहते हैं बाबा, आई माइंड फाइटिंग डिसेबल्स, आपस में झगड़ा करने वाले मेरे शिष्य जो है, ये डेफिनेटली मैं उसकी दखलंदाजी देता हूँ कि ये मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बाघ को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपस में झगड़ा करने वाले मेरे शिष्यों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ है हमें आपस में बिल्कुल लड़ाई वाद विवाद नहीं करना चाहिए। करने से क्या होगा, हम बाबा से दूर जाएंगे। नुकसान किसी का नहीं, हमारा खुद का होगा। जो झगड़ा करता है उसका नुकसान होगा। कई लोगों को आदत होती है नुस्खे निकालने की, आलोचना करने की, क्रिटिसाइज करने की, या झगड़ा करने की, कुछ ना कुछ। हार्मोनी, बाबा क्या चाहते हैं, आपसी भाईचारा और प्रेम चाहते हैं। ये हम रखेंगे तो हम बाबा के नजदीक जाएंगे। और हम आपस में कड़ुआहट, सत्ता पिपासा, कोई भी पॉलिटिक्स, ये सब खेलेंगे तो हम बाबा से दूर जाएंगे। हमको बाबा के पास रहना है कि कुर्सी के पास रहना है, सत्ता के पास रहना है, प्रसिद्धि के पास रहना है, ये हमको तय करना है। तो ये बहुत सुंदर है बाबा का एक छोटा सेंटेंस है, बट आई ओपनिंग है। बाबा कहते हैं आई डोंट माइंड टाइगर्स, बट आई माइंड फाइटिंग डिसेबल्स। इसको कैसे हिंदी में बोले, आई माइंड फाइटिंग डिसेबल्स? मुझे चिंता नहीं है, आई तो डोंट माइंड। आपस में लड़ने वाले शिष्यों की मुझे चिंता है। फिक्र है, मतलब उसको मैं, हाँ, ओके प्लीज। Compounding the welcome presence of tigers was the aggravation of flies, which were terrible nuisance. वेलकम नहीं पलवे, बी के, Unwelcome है। हाँ, हाँ, उंगली Compound, रख के पढ़ो तो मुझे भी दिखाई देगा कहाँ है। unwelcome was compounding the unwelcome presence, the tigers Sorry. was the aggravation of the flies, which were terrible nuisance. तो ये बाघ का जो अनवेलकम, मतलब इसको स्वागत नहीं था, बाघ के अस्तित्व का, आने का वेलकम नहीं था, अनवेलकम। मतलब ये चाहते नहीं थे कोई भी बाघ को देखने को नहीं आए, ऐसा चाहते थे। इसके साथ ही वहाँ पर मक्खियाँ अत्यंत, बहुत ही अधिक मक्खियाँ थी। इसने माहौल बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया था और ये एक टेरिबल, मतलब भयानक तकलीफ थी। कैसे और इसको क्या इलाज उन्होंने करना पड़ा, ये हम आगे देखेंगे। बियॉन्ड इमेजिनेशन, बहुत सारी मक्खियाँ, देखो इक्की दिक्की मक्खी होती तो भी हम हैरान होते हैं, दो चार मक्खी होती तो भी हम कितने परेशान होते हैं। और यहाँ मक्खियों का जैसे एक बादल रहता था, तो उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, ये हम आगे देखेंगे। Dola stood by to swat them away with a fan as Katie cooked on the veranda.
and the lids had to be kept on the pots all times except when the contents were being stirred or someone was ladling food from them because the heat from the cooking flames killed the flies, causing them to fall into the pots. तो बर्तन हमेशा ढक के रखने पड़ते थे, जो भी बनाया है। केवल कब उसमें से हम परोस रहे हैं या उसको हिला रहे हैं तभी ढक्कन खोले जाते हैं। उस समय में भी वह लिखती है कि दौला मासी जो है वो जहाँ पर खाना बनाया जाता था, कंटिन्यूअस दौला मासी वहाँ पर फैन हिला के खड़ी रहती थी, क्योंकि ढक्कन खुलते ही वो भाप से मक्खियाँ गिर के उसमें गिर जाती थी, गर्मी से मक्खियाँ खाने में गिर जाती थी। तो एक आदमी कंटिन्यूअस जो खाना बना रहा है, दूसरा आदमी वहां पर पंखा चलाता था ताकि मक्खियों को भगाने के लिए, और हमेशा ढक्कन उसके बंद रखे जाते थे। और इस प्रकार से ये बहुत ही तकलीफ, मक्खियों की वहां पर भयानक तकलीफ थी। The bungalow had no dining room, so the women took their meals on the veranda as well, plates balanced on their laps. तो वहां पर इस बंगले को, जैसे कि राजपूताना का जैसा कल्चर है, संस्कृति है, तो वहां पर बंगले में डाइनिंग रूम अलग से नहीं थी। जैसे कि पहले के घर आपको याद है कि जहाँ पर खाना बनाने का और खाने का एक ही जगह हुआ करता था, डाइनिंग टेबल हुआ नहीं करते थे। तो डाइनिंग रूम वहां पर नहीं थी, तो महिलाएं क्या करती थी, बरामदे में बैठकर ही खाना खाती थी और अपनी जो पतेली है, क्या कहते हैं, लैप्स पर ही वो खाने की प्लेट रख के खाना खाती थी। The swarming flies provoked Elizabeth to wrap herself in her mosquito net. मक्खियां से तो बरामदे में बैठते हैं खाने के लिए, तो हो सकता है इतनी मक्खियां आए कि आपके निवाले के साथ मक्खी भी अंदर चली जाए। तो ये मक्खियों से एलिजाबेथ इतनी परेशान हो गई कि उसकी जो मच्छरदानी थी, सबको आज्ञा थी बाबा से कि कंपलसरी सबने मच्छरदानी वापरने का, ये हमने पहले देखा है। तो वो एलिजाबेथ ने खुद को पूरा मच्छरदानी, अपनी मच्छरदानी में उसने अपने आप को बांध लिया। Margaret's solution was to dab honey onto one of her toes to distract them from her food. कंटिन्यू। One day, Baba found her तो long. हर कोई है ना मक्खियों को हटाने की अपनी अपनी तरकीब कर रहा था। अब एलिजाबेथ ने तो अपने आप को मच्छरदानी में बांध लिया, बाकी अपने इंडियंस तो ऐसे ऐसे करते होंगे। अब मार्गारेट ने बहुत एक अजीब तरीका ढूंढा, उसका क्या हश्र हुआ ये हम देखेंगे आगे। पहले इनको पूरा पढ़ लो तुम। Margaret's solution was to dab honey onto her हाँ। toes to distract them from her food. One day, Baba found her lounging in the chair while reading a book, honey dripping from her big toe. When he When asked he asked what in the in the world, world she was doing, she explained that the flies were so distracting that it was the only way she could concentrate. तो ये मार्गारेट क्रास ने बहुत ही अजीब तरीका ढूंढ निकाला। जैसे कि देखो, हम मेहराबाद जाते तो मच्छरों से बहुत परेशान होते हैं, या जैसे हम मोहम्मद को मिलने जाते तो उन दिनों एक विशिष्ट सीजन रहता है बारिश का आसपास का, जिसको हम चिलट कहते हैं। वहाँ क्या कहते हैं चिलट को, छोटा काला रहता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो चिलट को। तो उससे परेशान रहते, वो आता ही है हमेशा हमारे आंखों के सामने। तो ये मार्गारेट ने क्या किया, जो हमारा पैर का पीछे एड़ी है ना, एड़ी को उसने शहद में डुबा दिया। सुन रहे? मार्गारेट क्रास्क ने अपने एड़ी पर शहद लगाया और ऐसा ये करके पैर के ऊपर पैर रखे वो अपने मस्त आराम से किताब पढ़ती बैठी। उसकी एड़ी से वो शहद टपकता रहा। तभी बाबा ने आया, बाबा वहां आए। बाबा ने पूछा, ये तुम क्या हो सक, ये क्या तरीका है, क्या कर रही तुम, तुम्हारी एड़ी से शहद क्यों टपक रहा है? तो मार्गारेट ने बताया, बाबा क्या करूं, मैं इतना मक्खियों से हैरान हूँ। तो अगर मैं यही एक तरीका है उनको मुझसे अपने आप को पूरे बदन को दूर रखने का, ताकि क्या करेगी मक्खियां, वो शहद के पास ही जाएगी,
वो पर इसको तकलीफ नहीं देगी। और वो कहती है कि आराम से मैं मक्खियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया है, और फिर मैं आराम से अपना किताब पढ़ सकती हूँ। लेकिन बाबा को ये पसंद नहीं आया। तो बाबा ने बोला जाओ, जाके पहले वो धो लो। ये कोई तरीका है? Baba found it amusing, but only up to a point, because he then ordered her to go wash up the honey. तो ये बाबा को बड़ा मजेदार लगा, लेकिन थोड़ा ही। उसके बाद बाबा ने उसको आज्ञा दी कि जाके अपना वो शहद धो के आओ। Many later recalled that Margaret's claimed deposition काम calm deposition stood her well when Baba nixed her sweet solution for managing the flies. तो कहाँ है मनी? मनी कहती है, मनी को याद है कि जब बाबा ने उसका जो ये तरीका था वो नामंजूर किया, निक्स्ट या नाइक्स, NIXED, नाइक्स मतलब नामंजूर करना। तो बाबा ने जब ये मार्गारेट क्रास का सुंदर तरीका नामंजूर किया, तो भी मार्गारेट क्रास एकदम शांत थे। बड़ी समझदारी से उसने ये नामंजूरी को स्वीकृत किया। ऐसा नहीं है जिसको कल हमने देखा 7 रियलिटीज में, कंट्रोल या 7वां जो है सरेंडर, की पॉइज चाहिए। हमारे मन के मनपसंद चीज हो या हमारे मन के खिलाफ कोई बात हो, तो भी उसको स्वीकृत, उसी संतुलन, मन का संतुलन बनाए रखना। तो देखो मनी इतनी छोटी थी, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीज को, छोटी चीज है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसने नोट करना भूली नहीं कि किसने शांति से उसने ये नामंजूरी बाबा की स्वीकृत करके पॉइज रखा। But थैंक the, यू। but the flies were a minor problem compared with the wild black-faced monkeys that perched on the veranda railings, noticed by the एंटिस्ट noticed by the piles of freshly cut vegetables and the delectable aroma of Katie's cooking. हाँ, Katie, फुल स्टॉप। Katie instructed the servants to distract them with stale chapatis, but this was only a temporary solution, and they soon returned as menacing and reven- menacing reverencing of before. menacing is different word, menacing is different, menacing and Ravenous as before. ओके। हाँ वही तो कह रहे तुम, बिल्कुल ही तो Hmm. दूसरा चश्मा ला। और मन का कुछ भी मत पढ़ो, जो है वो पढ़ो, ध्यान दो। सॉरी। तो वो कहती है कि ये मक्खियाँ भी, ये जो काले मुख वाले बंदर थे, इनका प्रॉब्लम, समस्या और गहरी थी। उसके सामने ये मक्खियों की समस्या कुछ भी, मैंने पूछा उसको अच्छे से, ये मक्खियों की समस्या कुछ भी नहीं थी, ऐसा वो कहती है। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार बंदर पीछे पड़ जाए, बाप रे बाप, ऐसा सताते। हमारे यहाँ भी बंदर आते रहते हैं। हम बम्बई में, थाना में, आप पूछोगे कि शहर में कैसे है, तो हमारे पीछे ही बहुत बड़ी पहाड़ी है और जंगल है, येऊर का जंगल कहते हैं। तो वो जंगल में से यहाँ बंदर आते रहते, कूदते रहते हैं, आवाज होता है। आप कुछ बाहर नहीं रख सकते कपड़े वगैरह, तो जिनके अगर ग्रिल और जाली नहीं है तो अंदर घुस के चम्मच भगाओ, खाने की चीजें भगाओ, बर्तन भगाओ, करते रहते हैं वो, तो उछल कूद। तो वो कहती है कि मक्खियों की समस्या कम, इससे अधिक वो काले बंदर वाले वहाँ के खास बंदर जो है, तो वो बरामदे में, खिड़की में, कहीं पर भी है जहाँ पर फ्रेश ताजे ताजे तरकारी रखी है, वो उठा के लेके जाते थे। और जैसे कीटी खाना बनाती थी, उसके खाने जब वो बनाती थी तो उसकी स्वादिष्ट सुगंध से और इकट्ठे होते थे। तो इसके लिए केटी ईरानी, गोहर की बहन, डॉक्टर गोहर की, तो इसने क्या किया, नौकरों को बता के रखा केटी ने कि ये बंदरों के लिए बासी चपाती रखना, वो उनको खिलाते जाना, ताकि थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी देर के लिए ये बंदर चपाती खाते, थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। लेकिन ये बहुत तात्कालिक उपाय हुआ,
वो तुरंत वापस आ जाते थे और इतने खतरनाक तरीके से एकदम हिंसक लुटेरे तरफ से तरीके से वो अटैक करते थे। अगर आप में से कोई नागपुर वाले बहुत है तो वो रामटेक आप लोग गए होंगे। हमने देखा है, एक बार हम लोग रामटेक गए, एक पुलिस को ऐसा उसने सताया बंदर ने, ये डर के मारे चीखते चिल्लाते पुलिस भाग रहा था बंदर से बच के। और वो बंदर लंगूर, तो काले मुख वाले बंदर को उन्होंने एप्ट वर्ड दिया है लंगूर। और वो बंदर उसके जेब में से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा था और पुलिस वाला डर के मारे भाग रहा था, उसकी छड़ी वड़ी कुछ काम नहीं कर रहा था। तो ये बड़े हिंसक होते हैं, कभी कभी हिंसक अटैक कर देते हैं बंदर, तो इनसे ये लोग परेशान हो गए। Kitty sometimes had to wave a stick at them to chase them away. तो कभी कभी किटी ईरानी को कभी कभी लकड़ी लेके उनको भगाने के लिए उनके पीछे पड़ना पड़ता था। द monkeys were okay. ओवर, आपकी शुगर बड़ी होगी। The monkeys were so bold that they would take food from the women's hands if they held it out to them. तो अगर ऐसा रखे हम अगर उनको खाना खिलाते थे तो उसमें से लेकर के वो खाना लेके भाग जाते थे, हाथ में से छीन के ले जाते थे। अब मेहरा की भी एक सुंदर कहानी है, इसमें सुनेंगे। कल The मेहरा में leader of the troop was so tame that he let Mehra feed him chana from her upturned palm, but when he grabbed at her wrist, she quickly stopped. तो ये बंदर का जो मुखिया था, टोली का नायक, वो क्या करता था, मेरा माई उसको अपने हथेली पे से चना खिलाती थी। तो मेरा माई ने ऐसा हथेली में चना रखा और वो बंदर का की टोली का मुखिया उसमें से चना लेकर के खा रहा था। बाद में वो बंदर ने क्या किया, मेरा माई का ये जो है मनगट, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, रिस्ट को, इसको क्या कहते हैं, कलाई, वो मेरा माई को कलाई को एकदम वो बंदर ने, मतलब ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पिनअप करके देखिए स्क्रीन पर, ऐसा हथेली में मेरा माई ने चना रखा, वो बंदर खा रहा है, खाते खाते उसने एकदम कलाई को ही पकड़ लिया मेरा माई के। तो फिर उसके बाद में मेरा माई ने उसको चना खिलाना बंद किया। Margaret wrote to the Beckets that she found the monkeys rather sweet, but later recalled that in spite of their wishful charm, they were definitely tiresome. तो विल पैकेट्स जो वहाँ पर इंग्लैंड में थी, इसको मार्गारेट क्रास्क अपने पत्र में लिखती है कि उसे बहुत चार्मिंग, बहुत अच्छे लगे हैं बंदर, लेकिन बहुत चार्मिंग होने के बावजूद वो कहती है कि दे आर वेरी स्वीट, बहुत मीठे हैं, अच्छे हैं। मंडला में भी बहुत बंदर है, टेरेस में, हाँ अच्छा ओके, तो मंडला में भी बहुत बंदर है बोल रहे हैं, जबलपुर के पास में। तो वहाँ पर विल पैकेट को मार्गारेट क्रास लिखती है कि बहुत स्वीट है ये बंदर, लेकिन इतने चार्मफुल होने के बावजूद ये एक न्यूसेंस है, तकलीफ है। Jaipur is also called the city of 10,000 peacocks, and as if roaring tigers, howling monkeys, and buzzing flies did not provide enough entertainment, wild dancing peacocks added their otherworldly cries to the cacophony that greeted the women every day. बहुत सुंदर शब्दों में इतना वर्णन सुंदर किया है कि जैसे यहाँ पर जयपुर को 10,000 मोरों का शहर कहा जाता है। मोर प्राणी ही इतना सुंदर है, लेकिन वो भी हिंसक होता है, पता है आपको। एनीवे, तो ये जो वहाँ पर मोती मोर की कहानी हमने सुनी है, जो बाबा के जू में था, याद आया कि कैसा खाने को उसको देने के पश्चात पहले वो पिसारा फुला के पहले नाचता था, फिर खाता था, मज़ेदार। तो यहाँ पर जयपुर में उस समय 10,000 मोर थे और जयपुर शहर की ख्याति थी, 10,000 मोरों वाला शहर था। तो यहाँ पर गर्जना करने वाले बाघ और चित्कार करने वाले बंदर और गुनगुनाती हुई मक्खियाँ, ये काफ़ी नहीं था शायद,
तो ये एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इसके साथ ही वाइल्ड, जंगली डांस करने वाले मोर भी वहाँ थे, जो कि वो अपनी जो आवाज करते हैं ना, एकदम ऊंची स्वर में लगाते हैं, टॉप, है ना, तो वो आवाज केकोफोनी उसको कहते हैं। तो वो हर दिन महिलाओं को ऐसे अपनी गर्दन निकाल के फिर ऊंची आवाज में करके आवाज, केकावली कहते उसको, मोर की। तो उसके साथ वो महिलाओं को रोज मिलते थे। इक्वली एंटरटेनिंग वेयर द ट्रम्पेटिंग एलिफेंट्स and billowing camels that ambled along the road which passed the end of the garden. मार्गारेट लेटर रोड, मार्गारेट क्रॉस बाद में लिखती है कि इसी के साथ में मन लुभाने वाला, मनोरंजन करने वाले हाथी भी जो थे, हाथी भी है ना, अपनी सूंड ऐसा करके वो एक आवाज, चित्कार निकालते हैं, तो चित्कार करने वाले हाथी है। अब बिलोइंग कैमल्स मतलब ऊंट, ऊंट भी उनके साथ थे। और इनके साथ में गार्डन जो है कर्कश थैंक यू, कर्कश आवाज करने वाले। और इसके साथ में गार्डन के एंड में ये सभी हाथी, ऊंट, वो भी वहां आ जाते थे। कैसा मतलब माहौल होगा, घर में रह रहे कि जू में, प्राणीशाला में, पता ही नहीं चले। मोर अनप्लेजेंट देन द डंग इनको देखना, आवाज वगैरह ठीक है, पर सतत की आवाज, और इससे भी अनप्लेजेंट, तकलीफदायी क्या था, उनका जो डंग है, कहेंगे हिंदी में गोबर। गोबर, है ना, वो हाथी का, ऊंट का, ये सब जो है, इसको छोड़कर जाते थे जो पीछे रास्ते में। तो वो लिखती है उसके बारे में, more unpleasant than the dung left behind in the streets were the open sewers that ran through the city, flowing peacefully and poisonously toward the place of their ultimate destruction. मतलब नाले भी थे। पहले जमाने में बंद नाले नहीं हुआ करते थे, नालियाँ खुली ही रहती थी, जैसे मेहराबाद में अभी भी कई नालियाँ खुली रहती है। तो ये सारे रास्ते में ये उनका गोबर है, वो नाली में भी ये बह रहा है गोबर, उसको साफ भी करते हैं तो नाली में ही उसको सरका देते हैं, आराम से सब चीज को गंदा करते, पॉइजनसली उसने लिखा है, पीसफुली, इतनी शांति से वो गंदा पानी में, सारा कुछ पानी में बह रहा है अंतिम उसके स्थल पर जाने के लिए। क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा फिर भी बर्दाश्त कर सकते, पाश्चात्य लोग इसको जरा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे लिए ये गोबर यहाँ वहाँ देखना और उसको बर्दाश्त करना आम बात है। Donkin, who was horrified when he learned of their proximity to the bungalow, demanded inoculations for the entire group. मार्गारेट कंटिन्यूड, तो मार्गारेट क्रॉस लिखती है, इससे सबसे हैरान हो गया डॉन्किन, जो कि कोई भी दिक्कत को सह लेता था, लेकिन जो सेहत के बारे में अगर कोई चीज़ है उसको वो नहीं सह सकता था। तो डॉक्टर होने के नाते जब उसने ये देखा कि सारा इर्द गिर्द गोबर एक कुछ पड़ा है जो कि पॉइजनस है, उसके कहने से सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसने कहा कि पूरे ग्रुप को वैक्सीनेशन किया जाए, लस दी जाए, इसके प्रतिबंध में कोई उनको बीमारी, उसमें से कीड़े और इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए है। फॉर द एंटायर ग्रुप, मार्गारेट ली थी, पूरे ग्रुप के लिए उसने आग्रह किया कि उनको वैक्सीनेशन दिया जाए। As soon, however, as Baba said that everything was in his hands, he accepted this and left the matter there. लेकिन बाबा ने, कितना महत्वपूर्ण है, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि बाबा ने कहा है वो स्थिति को स्वीकृत करो, क्यों, सब कुछ उनके हाथ में है, और फिर इस मैटर को वहीं पे छोड़ दिया गया। By mid January, the time had come for the young ones
to return to the school. So Baba sent the Jesawala back to Bangalore along with Sarvant and सर Gulmai. नॉट सर्वर, सारवर Sarvat एंड and Gulmai, तो Gulmasi. अब ये जनवरी का मध्य था, जो हमने देखा कि बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो गई, छुट्टियां शुरू हो गई थी, तो सिलोन को में ही बच्चों को बुलाना था, लेकिन वेनगुड़ा में वहाँ पर जो जंगली सारे श्वापर, सांप, वहाँ का हवामान देखते उनको नहीं बुलाया था। लेकिन जयपुर में सभी बच्चों को हमने उस दिन देखा, 60 बच्चों को बुलाया गया था। अब मध्य आ गया था जनवरी का, उनकी स्कूल शुरू हो गई थी, तो सभी बच्चों को वापस भेजने का निर्णय लिया गया। और इस प्रकार से जो जसावाला कुटुंब से जो थे, मेहरू और मेरवान जसावाला थे, सारवार कुटुंब से 2 बच्चे थे, और गुलामासी, इसके साथ ही मेहरू, नाजू और हिलू के कोतवाल भी थे, तो इनको भी भेजा गया। तो इन सब का वापस भेजने का इंतज़ाम किया बाबा ने। जसावालाज को बेंगलोर भेजा गया, और गुलामासी के साथ सारवार को भेजा गया, और मेहरू, नाजू और हीलू को ये भी चले गए। बाबा ने इसके पश्चात एरज को आज्ञा दी कि वो डॉक्टर गनी और आदि के ईरानी की मदद करें, कि बाबा ने जो 7 रियलिटीज, 7 सत्यताएं जो कल हमने देखी, ये जो बाबा ने दिया है मैसेज, तो बाबा ने स्वयं एरज को कहा है कि इसको आदि के ईरानी को बोल करके इसको छपा के इसको बराबर सब में बांट देने का है, इसका प्रबंधन का जिम्मेदारी से बाबा हाउ केयरफुल एंड हाउ मच इम्पोर्टेंस, कितना महत्व बाबा देते थे उनके संदेशों को, उनके चरित्र लिटरेचर को, ये हमको समझ में आता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है उसको पढ़ना ध्यान से, उस पर गौर करना और उसको अमल में लाने की हमारी भरसक प्रयास होना है, ईमानदारी से। तो बाबा ने एरज को बोला कि जाकर के डॉक्टर गनी और आदि के ईरानी की मदद करो, ये 7 रियलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना था? सभी धर्म के सो कॉल्ड तथाकथित गुरु, शिक्षक, लीडर्स, नेता, सभी भटजी, पंडित, फिर वो चाहे चर्च का हो या मस्जिद का मौलवी हो या मंदिर का पुजारी हो, किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, सबको इसको बांटो, ऐसा बाबा ने आदेश दिया था। दे लेफ्ट टुगेदर एट 4 AM ऑन जनवरी 14, संक्रांत ना 14 जनवरी को सवेरे 4 बजे वो निकल गए। तो इस बात से एक ख्याल आया, जब आप लोगों के साथ साझा कर रही, क्यों ना हम भी, अब जब हमने पढ़ लिया कि कब 7 रियलिटीज दिए, किस हालत में दिए, बाबा ने क्या क्या संदेश दिया था इसको वितरित करने का, क्यों ना अपने अपने सेंटर पर या व्यक्तिगत बलबूते पर इसको छपा करके, चाहे 1000 प्रति हो, 500 हो, 100 हो, छोटा सा तो इतना सा तो रहता है। अभी मैं लेके नहीं बैठी, परसों हमने वितरित किया यहाँ पर, तो ऐसा छाप करके अपने अपने शहर में इसको क्यों ना वितरित करें, स्कूलों में, कॉलेजों में, लाइब्रेरी में, है ना, पेपर वाले के पास। फोटो मत छपाओ, क्योंकि फिर वो अगर कोई इसका अवमान करता है तो फोटो हमको दुख होगा ना, इसके लिए केवल मैटर छपाने का। मैं दिखाऊंगी आपको, याद दिलाना, शायद थर्सडे दिखाऊंगी मैं किस तरह से छपाना है। हाँ। अब When नया एक अध्याय है, व्हेन विल यू कम अगेन बाबा जी, ऐसा हेडिंग बड़ा दे करके एक नया चैप्टर दिया उसी का अंदर, कि बाबा आप वापस कब आओगे। बहुत भावुक करने वाला ये प्रसंग है, और मस्तों के बारे में हम अब सुनेंगे। कंटिन्यू। 12 hours later, Baba left for his second must tour from Jaipur. His departure marked by a hailstorm. His destination was the Girnar mountain in Gujarat, about 400 miles to the southwest. Gustaji and Savak accompanied him, and they were later joined by Kaka. ओके, तो अपनी इस तीसरी ब्लू बस टूर के दौरान की दूसरी मस्त टूर पर अब बाबा निकल गए। तुरंत 12 घंटे के अंदर ही फिर से बाबा निकले, और उनके साथ में गुस्ताज जी थे, सावक
इस बार सावक कोतवाल थे। हाँ, ये नई चीज है, पहली बार सावक कोतवाल का नाम देख रहे हैं मस्त टूर में। बाबा ने उनको मौका दिया साथ में चलने का, और उनके साथ में बाद में काका बारिया भी ज्वाइन किए। गुस्ताद जी और काका बारिया तो मास्टर थे, इसमें उनको होना ही होना था। तो यहाँ जयपुर से ये लोग निकले मस्त टूर के लिए, और जैसे वो निकले तो ओला बारिश शुरू हो गई, वृष्टि बारिश, किसकी? ओले ओले गिरने लगे। तो यहाँ पर वो लोग अब गुजरात में गिरनार पर्वत जाने वाले थे। आप में से कई लोग हैं जैसे अमरावती वाले हैं, गिरनार पर्वत गए थे, बाबा गए थे इसलिए, जो कि जयपुर के दक्षिण पश्चिम में 400 मील की दूरी पर था। देखो कितना कष्ट बाबा लेते थे। आप अपने हिसाब से रखो अगर चमकता है तो। The Islamic ये New क्या होता है ना, ये जितने भी किताब है ना इन लोगों की जो वहां पर शेरियार या पाश्चात्य देशों में छपती है, चिकने पन्ने रहते तो चमकते हैं। The Islamic New Year was celebrated in the streets of Jaipur on January 19, according 19 जनवरी को जयपुर के रास्तों पर इस्लाम का नया साल मनाया गया। कौन सा होता है उनका न्यू ईयर इस्लाम का? ओके, आई डोंट नो, अगर किसको पता है तो लिख दो चैट में। according to the Muslim lunar calendar. मुस्लिम का अपना कैलेंडर होता है जो चंद्र के हिसाब से चलता है, लुनार कैलेंडर बोलते हैं। तो उसके हिसाब से 19 जनवरी को उनका नया साल था। वो जोरों शोरों से जयपुर की रास्तों पे उसका स्वागत कर रहे थे न्यू ईयर का। Many recorded that the women were entertained in Baba's absence by the traditional procession that passed by their terrace with its taboos amidst the sea of colorful turbans. तो बाबा की गैर मौजूदगी में मणिमय लिखती है कि इनका मनोरंजन हुआ। वहाँ पर जो जुलूस निकला था, ताबूत निकलते हैं और वहाँ पर रंग बिरंगी उनके फेटे रहते हैं, तो वो टेरेस पर खड़ी रह के उस जुलूस को देखती गई। सभी महिलाओं ने जुलूस को देखा। It was also kite playing day when Prime Minister and other ranks of honor put aside their dignity and with colored kites and happy smiles became human. तो ये पतंग उड़ाने का भी दिन था, जहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर मतलब जो मुख्य थे उस राज्य के राजा, उनके साथ सभी उच्च पदस्थों ने भी पतंग उड़ाने का अपना अपना पद को भूल कर, एक आनंद होता है और स्वयं को अपने पद को भूल कर उसमें शामिल होना भी एक अच्छी बात रहती है। तो वहाँ पर सारे लोगों ने पतंग उड़ाने का आनंद लिया। अहमदाबाद में अभी भी आप जाओगे, जब उत्तरायण रहता है 14 जनवरी को, अरे बाप रे, वहाँ सब कुछ बंद होता है, दुकानें बंद होती है, खाने के ठेले खाली खुले रहते हैं, कोई एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है। हमने जो अनुभव किया, मैं 2006 से लेके 9 तक वहाँ पर थी, 2005 से लेके 9 तक, तो वहाँ पर इतना मतलब एक गुजराती फैमिली थे, उनके घर में मैं उनके साथ रहती थी, उन्होंने आमंत्रित किया था। तो उनके टेरेस पर जाके देखा जब घाट लोडिया एरिया, अरे वाह, पूरा आसमान पतंगों से भरा है, आसमान दिख ही नहीं रहा, रंग बिरंगे अलग अलग। जिस भी मकान के ऊपर छत में देखो, वहाँ लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं, छोटे छोटे घर, मतलब ट्विंस या बंगलोज इस टाइप के। हर छत के ऊपर म्यूजिक, ऐसा वो डॉल्फी डॉल क्या बोलते वो नहीं, अपना अपना टेप रिकॉर्डर में लोगों ने अपने अपने म्यूजिक लगाए, अलग अलग म्यूजिक की आवाज, सब लोग ऊपर ही पूरा दिन वो लोग टेरेस पे गुजारते हैं, खाना भी वहीं पे, और वो कई तरह के व्यंजन बनते हैं, और पूरा दिन घर का बूढ़ा हो बच्चा हो हर कोई पतंग उड़ाता है। वो जिनके यहाँ मुझे आमंत्रित किया उनका तो फ्रैक्चर था हाथ में, प्लास्टर में हाथ था, और उसके बावजूद वो और उनकी पत्नी वो प्लास्टर के हाथ के साथ पतंग उड़ा रहे थे। पूरा जब जहाँ देखो रंग बिरंगे पतंग ही पतंग, रास्ते में कोई वाहन नहीं, क्योंकि अगर आप चलने जाओ तो कब गर्दन कट जाएगी मान जैसे पता नहीं, और स्कूटर में तो जाना ही जाना नहीं है, एकदम बाहर कर्फ्यू का माहौल, लेकिन घरों घरों के ऊपर लोग पतंग उड़ाते हैं। इसी का वर्णन हम यहाँ देख रहे हैं। आगे बढ़। Margaret recalled the wonderful sight
adding, "The sky, when filled with the flying beauty, all colors, shapes, and sizes, was hypnotically pleasing." तो मार्गारेट भी कहती है कि आकाश पूरा रंग बिरंग के रंगों के पतंगों से भरा था और ये बहुत ही सम्मोहित करने वाला आनंद था सच में। ये शहरों में मुंबई मतलब थोड़ा रहता है, ये पॉसिबल भी नहीं है शहरों में। वहाँ पर हवा भी ऐसी रहती, पतंग उड़ते अच्छे हैं। यहाँ तो बिल्डिंग है, एक दो ये सब है। बम्बई पुणे में इतना नहीं है, नगर में भी पतंग उड़ाते हैं लेकिन इतना नहीं। लेकिन उस समय गुजरात वगैरह उस समय अपने राजस्थान राजस्थान में इसका बहुत रहता है। Baba returned on January 24, having toured 12 cities in 10 days. तो देखो बाबा 19 जनवरी को कब निकले थे यहाँ पर, 12 दिन के बाद निकले थे। अब 14 जनवरी 24 जनवरी को बाबा वापस आए। 10 दिन में बाबा 12 शहर घूमे उस दिन, उस हालत में। हाँ, देखो कितना आश्चर्यजनक है। He had gathered a total 17 months, and among his contacts was the spiritual chargeman of Jamnagar who lived alone in the cemetery. तो ये 10 दिन में 12 शहरों को बाबा ने भेंट की। मस्तों को ढूंढ रहे थे और ढूंढ के रखे थे ऑलरेडी। एक तो अंदाजन से वो तो सर्वज्ञ, उनको पता होता है। साथ ही में पहले ही बाबा ने मेरे ख्याल से काका या कोई जाकर के वो देख कर आया था। 400 मील की दूरी पर जाके उसने सब देखा था। तो ये जानकारी के हिसाब से आगे अब बाबा निकले थे। तो उन्होंने 17 मस्तों को नहलाया, खिलाया, पिलाया, कपड़े दिए, कांटेक्ट किया। और इनमें से एक मस्त जो था ये जामनगर शहर का चार्जमन था। ये शमशान घाट में रहता था। The must was known as Kotwala Baba for the layers of coats he never removed. तो इस मस्त का नाम था कोटवाला बाबा। एक कोट के ऊपर कोट, कोट के ऊपर कोट, जिसको वो कभी निकालता नहीं था। Baba contacted him near the edge of the forest where the tormented must cried out, "जंगल में खुदा मिल गया." तो ये जो कोट वाला बाबा था, इसको बाबा ने एक जंगल के किनारे उसकी बाबा ने भेंट की। और ये जो बहुत संतप्त ऐसा मस्त था, वो चिल्लाने लगा, जंगल में खुदा आ गया, जंगल में खुदा आ गया। कई लोग जो बाबा को तुरंत पहचान लेते थे, तो उसने क्या बोला, जंगल में खुदा आ गया, खुदा मिल गया, जंगल में खुदा मिल गया। कहाँ मिला उसे? जंगल में। हाँ। I have found God in the wilds. Baba also contacted a great must called Bapu who had been seated in the same place for 40 years. तो बाबा ने एक और महान मस्त को भी संपर्क किया जिसका नाम बापू था। 40 साल से एक ही जगह पर वो बैठ रहा था। बाप रे। He renamed him Makhiwala Baba, the fly saint, for what Donkin described as the millions of flies that crawled over his face and naked body, to which he was completely oblivious. अब ये जो बाबा था जिसको 40 साल से एक ही जगह बैठा था, तो इसका नाम बाबा ने मक्खी वाला बाबा किया। क्यों? ये तो नंगा था, लेकिन डॉन्किन लिखते हैं लाखों मक्खियां उसके पूरे बदन पर मंडरा रही थी। उसके चेहरे पर भी मक्खियां, इतनी मक्खियां थी, लाखों में मक्खियां थी। और जिनके उसको उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी और इनके बारे में वो बेदखल था। मक्खी वाला बाबा was the only must Baba ever contacted who exhibited a perfect balance of जमाली and जलाली qualities। तो मक्खी वाला बाबा ये एक ही मस्त ऐसा था कि जलाली और जमाली में बिल्कुल परफेक्ट परिपूर्ण संतुलन उसने बनाए रखा था। दोनों भी क्वालिटीज उसमें थी और उसमें संतुलन भी था। केवल कोई मस्त या तो जलाली होता है बहुत गर्म मिजाज का, कोई जमाली शांत होता है। ये जलाली भी था, जमाली भी था।
ये भी होता है कि जैसे चट्टी बाबा कभी बहुत संतप्त होता था, कभी शांत होता था, लेकिन ये मक्खी वाला अकेला ऐसा मस्त था कि ये दोनों क्वालिटीज में वो संतुलन बनाए रखा था। ये अकेला ऐसा मस्त था कि जलाली और जमाली दोनों भी क्वालिटीज का उसका संतुलन बराबर बने रखा था। Throughout their journey, Baba and the Mandali traveled in filthy, overcrowded bogies with uncomfortable wooden benches on which they attempted to sleep. तो पूरे यात्रा में बाबा और उनका दल मंडली एकदम खचाखच बहुत भीड़ वाले कंपार्टमेंट में यात्रा किए, वो जो कि बहुत गंदे थे, बहुत भीड़ थी। और वहाँ पर सोने को बैठने को भी केवल ऐसा सोफा वाला अभी आजकल आता है वैसा गद्दे वाला बेंच नहीं हुआ करता था। लकड़े के, पुराने जमाने के, यदि आपको याद है, लकड़े के बेंच होते थे, उसमें बैठना सोना पड़ता था। तो जब महिलाएं साथ में होती थी तो बाबा बहुत ख्याल रखते थे कि उनका जितना संभव हो आरामदायी प्रवास हो। कभी कभी दिक्कतें उनको भी झेलनी पड़ती थी, पर आमतौर पर जब महिलाएं साथ में नहीं होती थी तो बाबा द वर्स्ट कंडीशन में प्रवास करते थे, जैसे कि अब देख रहे हैं। Baba told the women, "We spent every night in the train and lived like the very poorest, eating baked chickpeas, apples, and gatia, a dry chickpea snack consumed by the poor in India." तो बाबा ने महिलाओं को बताया, आने के बाद बाबा महिलाओं को पूरा ब्यौरा देते थे, कौन से मस्को कैसे कैसे क्या क्या खासियत, वो मोटे मोटे तौर पर। तो बाबा महिलाओं को कहते थे एकदम गरीबों से भी गरीब जैसे हमने प्रवास किया, और रात को हम यात्रा करते थे और खाने के लिए केवल चने फुटाने खा के हम रह जाते थे। वहाँ पर गाठिया मतलब सेव जो होती है ना, गाठिया मोटी मोटी, उसको गाठिया बोलते हैं। वहाँ पर गरीब लोग वहीं खाते थे, तो वही खा के हम गरीबों से भी गरीब तरीके से हमने यात्रा की, उसी तरह से हम जिए और केवल चने फुटाने खाकर वो रहे, खाना वाना नहीं है। आगे बाबा महिलाओं को कह रहे हैं, वी ट्रैवल्ड बाय थर्ड क्लास and the compartment meant for 30 people contained 60। थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में बाबा कहते हमने यात्रा की, जो कंपार्टमेंट 30 लोगों के लिए था उसमें 60 लोग यात्रा कर रहे थे, मतलब कितना खचाखच भीड़ से भरा था। आगे बाबा कहते हैं, आई थॉट दैट नो वन वुड रिकॉग्नाइज मी, बट एन अलाइटनिंग एट द फर्स्ट स्टेशन alighting at the first station in Kathiawad. हाँ, Alighting at the first station in Kathiawad, a Hindu came and took my darshan. तो बाबा कहते हैं मुझे लगा मुझे कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन पहले ही स्टेशन पर जब हम उतरे तो एक हिंदू आया और उसने मेरा दर्शन लिया। So from there on, I had to keep my face covered at every stop. तो बाबा कहते फिर इसके बाद में हर स्टॉप पे मैं अपने आप को ढक के, अपना चेहरा ढक के रखता था ताकि कोई उन्हें नहीं पहचाने। After describing the tour, Baba went on to comment on the war. इसके बाद में ये टूर के बारे में जानकारी देने के पश्चात बाबा ने युद्ध के बारे में बात शुरू की महिलाओं से। यहाँ पर एक सुंदर फुटनोट है, वो पढ़ के फिर आगे युद्ध के बारे में बात जानेंगे। पढ़ो इसको। The most exclamation of curiously similar to Karim Baba's song भगवान के जंगलों में पाया जा सकता है और भगवान शहरों में पाया जा सकता है। तो ये जो मस्त है जंगल में खुदा मिला है ना, तो इसके लिए यहाँ फुटनोट दिए है कि कबीर का करीम बाबा जो है, करीम बाबा भी मस्त है, उनका जो एक गीत था कि भगवान को जंगलों में भी हम पाया जा सकता है और शहरों में भी पाया जा सकता है। God can be found in the jungles and God can be found in the cities. हाँ, ईश्वर मिलेगा, जंगलों में भी मिलेगा, शहरों में भी मिलेगा। अब युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं बाबा। All are killing one another now, and God does this. Why?
Evil is so deep rooted that unless drastic and worldwide remedies are applied, it cannot be uprooted. तो बाबा कह रहे हैं कि सब एक दूसरे को अभी युद्ध में मार रहे हैं, और ये जो है क्या क्या डीप रूटेड एविल, दुष्ट इतना गहरा तक है यहाँ पर पनप रहा है मानवता में कि इसको बहुत ही भयानक ड्रास्टिक तरीके से पूरे विश्व में जब तक इसका इलाज नहीं करेंगे तब ये सुधरेगा नहीं, जड़ से खत्म होगा नहीं। तो दुष्टता जब जहाँ जो है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु, उस टाइप में कि इतनी अंधाधुंध गहराई तक है कि इसको जड़ से खत्म करने के लिए, जैसा कोई भी बीमारी को हटाने के लिए एकदम जालिम दवा है ना, तो ऐसी ईश्वर जब हम मानवता में बुरी बातें चरम सीमा पर होती है तो ईश्वर को भी उपाय जालिम करना पड़ता है। यही कारण है कि हर अवतार काल में युद्ध, भयानक विनाश, ये सब होता है। तो ये बाबा स्वयं बता रहे कि जितना गहरा है दर्द या दुख या दुष्टता, उतना जालिम उपाय करना पड़ेगा। It has to be knocked from every side and then only can be exterminated. तो ये जो दुष्टता है हर जगह से उसको ठोकना पड़ेगा, तभी ये नष्ट होगी। Then real peace and happiness will be permanent. तो इसके पश्चात ही असली शांतता और आनंद प्रस्थापित होगा। It will be automatically established. ये अपने आप ही प्रस्थापित होगा। People will then learn to love one another, to help one another. इसके पश्चात लोग एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे को प्रेम करना सीख जाएंगे। How is it possible for the greatest sinners to become saints? ये कैसा संभव है, सबसे महान पापी को सबसे बड़ा संत बनना कैसा संभव है? हो Because सकता है, क्योंकि हमने देखा है, हमारे सामने उदाहरण है भारतीयों के सामने, वाल्याचा। Valmiki. आगे पढ़ो। Because their penance is also drastic and complete. क्योंकि उनका त्याग तपस्या भी बहुत महान होती है, पूर्ण होती है। जैसे कि वो वाल्या कोई वहां से हिला नहीं ना कितने सालों तक। The transmission is real and full. The world is miserable. What is it? Transmutation. परिवर्तन। हाँ, तो ये परिवर्तन असली होगा और पूर्ण होगा। अभी जो है संसार बहुत दुखी है। Two days later, on Sunday, January 26, Baba asked the women to sign an agreement to obey their orders with more zeal. दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट और अद्भुत है कि पहली बार हम देख रहे हैं, बाबा ने पुरुषों से तो कई बार एग्रीमेंट साइन कराया था, यहाँ पर बाबा ने महिलाओं से करार पर दस्तखत कराया। सुन रहे हैं ना? 2 दिन के पश्चात 26 जनवरी, नोट इट डाउन, 26 जनवरी जो भारत का प्रजासत्ताक दिन है, तो 26 जनवरी को 1941 में बाबा ने महिलाओं से करार पर दस्तखत करवाए और उस पर सील लगाया, एन एग्रीमेंट टू ओबे देयर ऑर्डर्स विथ मोर zeal। तो और अधिक उत्साह, आनंद और कोशिश, ईमानदारी से बाबा की आज्ञा का पालन करने के लिए जो करारनामा बाबा ने बनाया, तो उसके ऊपर बाबा ने सबके महिलाओं के दस्तखत कराए। यू विल कंटिन्यू और शैल आई टेक ओवर? ओके, जाओ, ये हमारा अरेंजमेंट है आपसे। जय बाबा, थैंक यू। तो इसके पश्चात बाबा ने जो करारनामा किया था इसके बारे में, आई एम सर्टन ऑल द आउटसाइड डिवोटीज विल फॉलो द ऑर्डर्स बट आई हैव नॉट द स्लाइटेस्ट होप फॉर यू ऑल। बाबा कहते हैं कि मुझे खात्री है बाकी सब बाहर के डिवोटीज जो मेरे शिष्य हैं वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, लेकिन तुम लोग नहीं करोगे। महिला मंडली को बाबा कह रहे हैं, माई इनर सर्कल, तुम जो मेरे आंतरिक मंडल के सदस्य हो, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इस समय बाबा के साथ जो भी है ये बाबा के आंतरिक मंडल के सदस्य माना जाएगा। फॉर द नेक्स्ट 20 days यू मस्ट कीप योर मूड एट इट्स बेस्ट। बाबा उनको कह रहे हैं आगे के 20 दिन आपको अपने जो मिजाज है उत्तम रखने हैं, मूड अच्छे रखने हैं।
Under any circumstances and conditions, you are not to get excited, not to have moods, but always to be happy and smiling. किसी भी हालत में, अब आगे कुछ दिनों तक कोई भी हालात हो, आपको उत्साहित नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है अति, और नाराज भी नहीं होना है, कोई मूड्स नहीं रखने हैं, और हमेशा खुश और हंसते रहना है, स्माइलिंग रहना है, मुस्कुराते रहना है. दिस इज द ग्रेटेस्ट हेल्प टू मी. यदि आप ऐसे रहते हो तो मेरे कार्य में ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी मदद होगी, बाबा कहते हैं. पीपल join the war, fight, get wounded and suffer untold hardships. But that is easy in comparison. बाबा कहते हैं कि बाहर विश्व में लोग लड़ रहे हैं, युद्ध में हैं, जख्मी हो रहे हैं, अनंत कठिनाइयों का सामना कर रहे, लेकिन तुलना में ये कुछ भी नहीं है. To keep your best mood in every situation, never to be upset or sad, to speak gently and lovingly, never using a harsh word, not to get excited when someone steals your chapati, but to say from the bottom of your heart, may Baba bless you. तो कभी कभी इन लोगों के खाने से पर भी झगड़े हुआ करते थे, ऐसे हालात ही थे. तो बाबा कहते बाकी जो बाहर कठिनाइयां है ये तुलना में कुछ भी नहीं, क्योंकि जो आपको करना है वो अधिक कठिन है. क्या करना है कि आपके मूड जो है हर स्थिति में आपको अच्छे रखने हैं. कभी भी आपको निराश और दुखी नहीं होना है. एकदम सॉफ्टली, एकदम सॉफ्टली और प्रेम से बात करना है. कुछ जो मेरे जैसे होते हैं उनको सॉफ्टली बोलना आता ही नहीं है, हमेशा खड़क होता है. तो बाबा कहते हैं कि मंडली जनते को मेरा में इतने सॉफ्टली बोल, मृदुता से बात करनी है, प्रेम से बात करनी है, कभी भी कड़क शब्द हार्श वर्ड यूज नहीं करना है. और कोई आपकी अगर चपाती भी चुरा ले तो भी आपको उससे एकदम एक्साइटेड नहीं होना है, परंतु आपको अपने हृदय से बोलना है कि आपको बाबा आशीर्वादित करे, मैं बाबा ब्लेस यू. तो ये ध्यान में रखें. ये बाबा ने बताया है कि कोई अगर हमें दुख भी देता है, हमें कष्ट भी देता है, हमें अवमानित भी करता है, तो तहे दिल से हमको उसको कहना है. क्या कहना है? मैं बाबा ब्लेस यू. इतना एक तो हम आज ध्यान रख के कर ही सकते हैं, है ना. मैं बाबा ब्लेस यू, इतना कहने भर से उसके प्रति हमारे मन में कोई सूढ़ भावना जो है, बदले की भावना नहीं रहेगी. थैंक यू आरती, गुड, वेरी गुड. दैट इज रियली डिफिकल्ट. बाबा स्वयं कहते ये बहुत मुश्किल है. टू कंट्रोल द सेल्फ इज मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग ऑन फायर और ग्लास. कांच के टुकड़े और जो अग्नि पर चलना भी आसान है, परंतु स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है. इट इज easy to win a war of nations, but most difficult to win your own self. बाबा कहते हैं राष्ट्रों के खिलाफ का युद्ध जीतना आसान है, परंतु अपने स्वयं के खिलाफ आपको अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने आप की भावनाओं पर नियंत्रण रख के उनको जीतना मुश्किल है. इट इज द ओनली रियल थिंग ऑन दिस पाथ. इस मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर यही एक असली बात है. टू कीप अ काम हेड, टॉलरेट एंड स्वैलो एवरीथिंग. दिमाग ठंडा, मगज ठंडा रखना है, सब कुछ सह लेना है और सब कुछ निकल जाना है. वेरी वेरी important. Tolerate, keep your head cool and swallow everything. निगल जाओ, गल्प. ठीक है, जमेगा. Keep your head cool, tolerate, सहन करो और swallow. अगर कोई तकलीफ देता है तो क्या कहना है? मैं बाबा ब्लेस यू, दिल से कहना है. बाय 7:30 एक हकीकत कहे बिना आगे नहीं जा सकती. मेहरकान साचन जी है क्या?
उन्होंने शायद 2 साल या 3 साल हो गए कोई कार्यक्रम रखा था हमीरपुर में, हमें आमंत्रित किया था। तब मेरे माता पिता थे, मेरे पास थे, और जिन्होंने उनको देखा है उनको पता है, दोनों बेड रिटन थे। बहुत मतलब एक क्षण भर भी, पल भर भी समय नहीं मिलता था उनकी सेवा में। और ऐसे में उन्होंने हमको बुलाया कि हमीरपुर आके आप हमारे मेला में, उनका एक अलग मेला चलता है, शामिल हो जाए। और हमने बड़ी विनम्रता से, लेकिन मेरे शब्द ही ऐसे कड़क है, सॉफ्ट नहीं तो आता है। भले ही हमने विनम्रता से उनका सॉरी कहा और हम नहीं जा पाए। आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन से मेहरकांत साचान जी हर रोज मुझे मैसेज भेजते थे, यही कुछ ऐसा कि आपकी मैं आपके अच्छे सेहत और अच्छे के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। मैं सोचती थी ये रोज ये मैसेज मुझे भेज करके मुझे प्रिक होने लगा। ये रोज उस दिन से 2-3 साल तक कंटिन्यूस मेहरकांत साचान जी कभी कभी जुड़ते हैं, आज जुड़े कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ये मैसेज भेजते रहे कि आपके सुख शांति की मैं कामना करता हूँ, आपके सुख शांति की मैं कामना करता हूँ। तो ये है ना, मुझे इतना उससे ये होने लगा कि मुझे हर बार चुभते गया कि अरे इनका न्योता हमने स्वीकृत नहीं, कि कभी कभी मजबूर होता है आदमी ना, उसका बस नहीं चलता है। एनीवे, तो आगे चलते हैं। By 7:30 a.m. on January 27, Baba was on his way to the village of Alwar, again driven by Elizabeth. तो 27 जनवरी को सवेरे, देखो बाबा कब आए, 24 जनवरी को। 10 दिन में 12 शहर घूम के आए, 3 ही दिन के अंतराल में तुरंत। हाँ, कितना कठिन है। 27 जनवरी को सवेरे तड़के 7:30 बजे निकले अलवार जाने के लिए। अलवार नाम की जगह है, नोट डाउन इन योर डायरी, आप देखते भी होंगे अलवार का बोर्ड जगह जगह पे आता है। अगेन ड्रिवन बाय एलिजाबेथ, और बाबा को लेके कौन जाती है, एलिजाबेथ, बिग कार में लेके, बिग नॉट बिग, उसका नाम ही है BUICK, बिग या बिग कहेंगे कार में। The 100-mile drive took nearly 3 hours each day. रोज 100 मील की दूरी 3 घंटे में पार करके, but Baba returned to Jaipur in 6 hours, having contacted a 45-year-old Mus named Yasin, the Arabic name for the Prophet Muhammad. तो 6 घंटे में ही बाबा जयपुर वापस आए। उन्होंने 45 साल के उम्र के यासीन नाम के एक मस्त को संपर्क किया। ये मोहम्मद का जो प्रोफेट मोहम्मद है, अवतार मोहम्मद का ये अरेबिक नाम है यासीन, YASIN, यासीन। The women were in the midst of their meditation when he arrived, a pursuit they happily abandoned when the object of their contemplation appeared before them. कितना सुंदर, अत्यंत महत्वपूर्ण। जब बाबा पहुंच गए तो महिलाएं मेडिटेशन, जो उनको बाबा ने बताया, वो अपना मेडिटेशन, ध्यान धारणा कर रही थी। लेकिन जैसे बाबा आ गए तो उन्होंने ध्यान धारणा छोड़ दिया और बाबा को मिलने हो गए, क्योंकि जिसके लिए वो ध्यान धारणा कर रहे थे वो स्वयं ऑब्जेक्ट ही वहां पहुंच गया। तो बाबा महत्वपूर्ण की ध्यान धारणा महत्वपूर्ण, इसका सुंदर जवाब है। तो ध्यान धारणा छोड़ के वो बाबा को मिलने गई। जैसे बाबा आ गए, बाबा टोल्ड देम, टुडे माई वर्क वॉज डन इन 5 minutes. बाबा ने उनसे कहा कि आज मेरा कार्य 5 मिनट में ही पूरा हो गया। He followed this statement with a long explanation of the different kinds of musk and the planes through which they pass. तो इस सेंटेंस के पश्चात बाबा ने उनको एक बहुत लंबा लेक्चर दिया कि मस्तों के विविध प्रकार और कौन सी भूमिका में कैसे कैसे मस्त होते हैं, इसके बारे में काफी कुछ बाबा ने महिलाओं को बताया। देखो, बाबा सेड ऑफ हिज बिलव्ड मस्त, अपने प्रिय मस्तों के बारे में बाबा ने महिलाओं से कहा, दे आर ऑल लाइक चिल्ड्रन, दे आर मैड एंड घोस्ट ऑल इन वन and lie hidden like a jewel in a pile of coal.
कोयले के पूरे ढिगारे में जैसा एक नगीना ज्वेल या रत्न छिपा होता है, ऐसे मेरे मस्त होते हैं। बाबा ने कहा ये बच्चों के जैसे होते हैं, पागलों जैसे होते हैं, भूत जैसे होते हैं, ये सभी कुछ उनके अंदर होता है, लेकिन वो छिपे होते हैं, छिपे रत्न है। कोयले की खान में छिपे ये रत्न है। Baba returned to the area around Alwa the following day, accompanied by Chanji and Gustaji, again riding in the big. अगले दिन फिर बाबा अलवार गए और इस बार बाबा ने बिग कार में चांजी और गुस्ताज जी को फिर से अपने साथ में लिया। Baba told the men that the contacts he would be making had to be accomplished in absolutely privacy and that they would have to maintain a discreet distance from him and look the other way. तो बाबा ने उनको कहा कि ये जो अभी संपर्क बाबा करेंगे ये अत्यंत गुप्त रहेगा, प्राइवेसी रहेगी उसमें, और ये बाबा से उनको एकदम बहुत दूरी रखनी है और बाबा की तरफ उनको देखना भी नहीं है, बाबा से दूर रहना है और बाबा को देखना भी नहीं है। ऐसे आज्ञाएं बाबा ने पुरुष मंडली को दी। दिस टाइम, और वो कौन थे? उस्ताद जी और चांद जी थे। दिस टाइम बाबा कॉन्टेक्टेड 5 मस्ट हु हैड बीन लोकेटेड बाय सावक। सावक कोतवाल द्वारा 5 मस्त ढूंढ के रखे थे। इस बार बाबा ने 5 मस्तों से संपर्क किया। वन क्राइड आउट, बाबा जी, बाबा जी, when he saw Baba, and when the mandali handed him some money as directed by Baba, he implored, what shall I do with money? When will you come again, बाबा जी? तो जब बाबा को देखा तो उनमें से एक मस्त चिल्लाया, बाबा जी या बाप जी, बाबा जी। तो जब बाबा के निर्देशों से मंडली ने उसे कुछ पैसे दिए तो वो मस्त ने कहा इन पैसों का मैं क्या करूं? और उन्होंने बाबा से पूछा उस मस्त ने कि बाबा जी तुम फिर से कब आओगे? So nice. So when Baba departed, the plaintive must called out, come back बाबा जी। तो जब बाबा निकल गए वहां से तो वो मस्त जो मतलब तड़प के मारे एकदम ये हो रहा था, उसने बाबा से कहा कि बाबा जी तुम वापस कब आओगे? Another contact lived so far out in the desert that Baba had to walk 4 miles to find him. Desert, रेगिस्तान में चलना आसान बात नहीं। ऐसे रेगिस्तान में बाबा ये 4 मील बाबा चले पैदल, दूसरे एक मस्त जो डेजर्ट में था उसको, रेगिस्तान में था, उसको संपर्क करने के लिए। जंगल में जा रहे, बारिश में जा रहे, धूप में जा रहे, रेगिस्तान में चल रहे। क्यों? अपने प्रेमी को मिलने के लिए प्रियतम खुद इतने कष्ट उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस काबिल है। सब दुनिया स्वयं को भूल के, संसार को भूल के वो उसको ऐसा प्रेम कर रहे हैं कि उनको मिलने के लिए स्वयं प्रियतम चल के जा रहे, इतना अपार कष्ट उठा के जा रहे हैं। When Baba's work had been accomplished there, he instructed Elizabeth to drive on to Islampur. वहाँ का जब बाबा का कार्य पूरा हो गया तो बाबा ने एलिजाबेथ से कहा कि कार अब इस्लामपुर लेके जाओ। नोट डाउन इस्लामपुर। He contacted a 100-year-old, very high, 6-plain Jamali must called Gokhale Baba, literally cow guy, cow eye, a Brahmin name, whose seat was a small temple at the edge of a town where he was surrounded by a pack of 4-legged devotees, his dogs. तो इसके पश्चात में इस्लामपुर में जा करके बाबा ने हिंदू मस्त से संपर्क किया। पॉइंट टू बी नोटेड, वहाँ पे 100 साल का ये जमाली मस्त था जो 6वीं भूमिका में था। उनका नाम गोखले बाबा था और इनको बाबा ने एक वो जगह के इस्लामपुर के किनारे एक साइड में एक छोटे से मंदिर में उनका स्थान था, सीट था, जहाँ पर वो बाबा कहते अपने 4 पैर के भक्तों के साथ घिरा हुआ होता था। 4 पैरों के भक्त उसके मतलब कुत्ते थे। Whenever anyone brought him food, he would feed the dogs first
and then eat whatever they had left from the same dish. अगर उसे कोई खाना देता था तो वो मस्त क्या करता था, पहले कुत्तों को वो खाना देता था। अगर कुछ बचता था तो उसी थाली में से वो खाना खाता था जिसमें कुत्तों ने खाना खाया है। जितना अजब बात है। His two-legged disciples also gathered round and often sang for him. उसके दो पैर वाले भक्त भी उसके इर्द गिर्द जम जाते थे, एकत्र होते थे और हमेशा उसके लिए गीत गाते थे, मतलब मनुष्य। The old must had once been married and his family still resided in Islampur. So Baba left some money for their care. देखो कितनी घटना अजीब है। इस मस्त की कभी शादी हुई थी, उसका परिवार था, घर परिवार और उसके बच्चे थे जो अभी भी इस्लामपुर में रहते थे। उनकी देखभाल के लिए बाबा ने पैसे भेजे। मातृदत्त शास्त्री की स्टोरी यहाँ पर याद आती है। वो मातृदत्त शास्त्री जो बाबा के एक ही दर्शन से ऐसे प्रभावित हो गए हमीरपुर के, जब हमीरपुर से गुरुप्रसाद पूना में आए तो उन्होंने घर संसार सब छोड़ा। आने के पश्चात 4 महीने की उनकी बेटी थी, अभी भी है, मिलती है, उसका नाम ज्योति है। इनको सबको छोड़ के वो अपना बाबा का नाम का प्रचार प्रसार देहातों में कहाँ कहाँ जाके पैदल घूम के जो मिले तो मिले खा करके गुजारा करते थे। तो उनके पूरे परिवार को बाबा ने पाला है। उनकी जो नाती है आज भी है, अभी नहीं जुड़ती, पहले जुड़ती थे, मेहरकांति द्विवेदी, और दूसरी है जो भोपाल में रहती है एक। तो ये लोग देखो कैसा सब कुछ भूल के कि मेरा परिवार का क्या होगा, ये चिंता में संसार में नहीं पड़े। कई लोगों के पास बहाना होता है, बाबा ने तो कहा है डू योर ड्यूटी। लेकिन ये लोग देखो सब कुछ उसके हवाले करके निकल गए, तो ईश्वर ने स्वयं उनके परिवार का देखभाल किया। वो कहती है कि जो पैसा बाबा भेजते थे उसी में वो बच्चों की शादियां हो गई, शिक्षा हो गई, घर हो गया, कभी कमी नहीं हुई। आज भी बहुत बसा बसाया है। बाबा के शरीर छोड़ने के पश्चात भी उनको लगातार बाबा की आज्ञा के हिसाब पैसे मिलते जाते थे। तो इस प्रकार से ये गोखले बाबा मस्त के परिवार की देखभाल के लिए बाबा ने पैसे छोड़े। यहाँ पर एक फुटनोट है, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ के फिर हम रुक जाएंगे। बाबा कॉन्टेक्टेड गोखले बाबा 3 more times। इसके पश्चात बाबा ने गोखले बाबा को 3 बार संपर्क किया। जून, ये कौन सा महीना था? जनवरी। तो बाबा ने जून, जुलाई, अक्टूबर 1941 एक ही साल में एक आत्मा को बाबा ने 3 बार संपर्क किया जो 6वीं भूमिका में था। डेफिनेटली बाबा might have pushed him to, and he might have given him God realization. There's no doubt about it. During the last meeting, the must called out, भगवान आ गए, God has come. तो जो आखिरी भेंट थी अक्टूबर 1941 में, तो इस भेंट के दौरान गोखले बाबा चिल्ला के बोले, ईश्वर आ गया, ईश्वर आ गया, ईश्वर आ गया। मतलब उसको ईश्वर साक्षात्कार मिल गया, इसमें कोई ही डाउट नहीं है। तो हम मेरे ख्याल से यहाँ आज रुक जाते हैं क्योंकि आगे का पैराग्राफ बड़ा है। यहाँ आगे भी बहुत सुंदर ऐसी ही सारी कहानियाँ हैं। पेज 39 पर हम रुक जाते हैं, 2 ही मिनट है, करने को तो हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा करने के लिए दौड़ के करती हूँ, फिर मुझे लोग बोलते हैं कि आपने बहुत जल्दी ख़त्म किया और दौड़ दौड़ के गति से आप पढ़ रहे थे। तो ये आरोप से बचने के लिए यहाँ रुक जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अगर पद्मावार भाव जुड़े हुए हैं तो आज वो दोनों पति पत्नी प्रेयर करेंगे, श्वेतांबरी आरती करेगी, आगे का बात आगे देख के बताएंगे। जय बाबा। अगर किसी को कुछ कहना है, मेहर प्रसाद तुमने कल सवाल पूछा लेकिन जवाब सुनने के लिए आप रुके नहीं, और आज हम जल्दी जुड़े आधा घंटा लेकिन आप थे नहीं। तो आध्यात्मिकता में जो ईर्ष्या आप कहते हैं वो इस तरह की है कि दूसरे को देखकर हम भी आके अपनी प्रगति करें, वो ईर्ष्या जलन के रूप में लेना नहीं। और एक विशिष्ट परिस्थिति में बाबा ने महिलाओं से ये कहा था कि एक दूसरे से ईर्ष्या आध्यात्मिकता में ठीक है,
है, अभी आधा मिनट है शायद कि हो गया टाइम। ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आवाज येत आहे? हो, येतोय येतोय। जय बाबा।